नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंडल मुख्यालयों पर रोड शो आयोजित करेगी योगी सरकार। सीएम योगी के निर्देश पर बीज 8 मंडल मुख्यालयों में होगा रोड शो। यूपी सिडा 15 जनवरी से 2 फरवरी के बीच आयोजित करेगा रोड शो। 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद ये बड़ा फैसला है। औद्योगिक संगठनों के सहयोग से होगा आयोजन। तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी, कहां कहां आयोजित होगा रोड शो, प्रदेश में बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। वाराणसी मंडल में होगा, 19 जनवरी को आगरा मंडल में होगा और 20 जनवरी को मेरठ मंडल में होगा। इसी के साथ साथ 22 जनवरी को कानपुर मंडल में होगा और 23 जनवरी को अयोध्या मंडल में होगा। 22 जनवरी को कानपुर मंडल में होगा। 24 जनवरी को बरेली मंडल में होगा और 2 फरवरी को झांसी मंडल में होगा। 15 जनवरी को प्रयागराज मंडल में रोड शो होगा। 16 जनवरी को वाराणसी मंडल में रोड शो होगा। तो प्रदेश भर में रोड शो निकाला जाएगा और इस रोड शो के माध्यम से ये बताया जाएगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो प्रदेश सरकार कर रही है उसमें दूर दूर से निवेशक आ रहे हैं। प्रदेश के निवेशक भी इस बड़े इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 15 जनवरी प्रयागराज मंडल में भव्य रोड शो होगा। 16 जनवरी को वाराणसी मंडल में रोड शो होगा। इस रोड शो के माध्यम से प्रदेश भर में ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में, उत्तर प्रदेश के विकास के हित में हो रहा है। मिशन निवेश और सीएम योगी के निर्देश। यूपी सिडा 15 जनवरी से 2 फरवरी तक के बीच आयोजित करेगा रोड शो। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य हासिल करने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के छोटे बड़े निवेशक भी इस और जरूर ध्यान देंगे। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, बहुत महत्वपूर्ण है कि 15 जनवरी से 2 फरवरी के बीच प्रदेश में भी रोड शो होने जा रहे हैं और ये एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने के बाद हो रहा है। इस रोड शो के माध्यम से प्रदेश में क्या संदेश देने की कोशिश मुख्यतः? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो योगी सरकार लगातार पूरा प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में निवेश का जो लक्ष्य लेकर वो चल रही है उसको प्राप्त किया जाए। यही एक वजह है कि जहां पहले 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य था उसको बढ़ाया गया, करीब 17 लाख करोड़ तक किया गया और लगातार योगी सरकार उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए न केवल विदेश बल्कि देश की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको भी लगातार आकर्षित कर रही है। उसके लिए विभिन्न रोड शो किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय समिट किए जा रहे हैं जिससे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रमोशनल एक्टिविटी की जा सके, प्रमोशन किया जा सके। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ ही देश दुनिया को बताया जा सके कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से लगातार कोशिश कर रही है निवेश के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कानून व्यवस्था हो, मूलभूत सुविधाएं हो या फिर औद्योगिक विकास नीति उत्तर प्रदेश की हो, उन सभी के विषय में बताया जाए। यही वजह है कि अब मंडल स्तर पर प्रदेश के जो 18 मंडल हैं उन मंडलों पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की रोड शो और इन्वेस्टर समिट होंगे, जिसमें ये बताने की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेश के लिए कितनी संजीदा है और किस तरीके से प्रयास कर रही है। इसमें अगर हम देखें तो प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, अयोध्या, बरेली और झांसी मंडल शामिल हैं, जिसमें 15 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक अलग अलग समय पर रोड शो और विभिन्न समिट से जुड़े हुए आयोजन किए जाएंगे। जी ठीक है एसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम योगी ने सांसद विधायकों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा। अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस के विकास कार्यों की सीएम योगी ने समीक्षा की और बैठक में सीएम योगी ने सांसद विधायकों को निर्देश दिए हैं जेआईएस की तर्ज पर जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आयोजित हो जनपदीय समिट और अपने क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर है जनप्रतिनिधि। स्थानीय प्रतिभा पोटेंशियल की करे ब्रांडिंग। अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासी जनों से संवाद संपर्क बनाए। प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों
सेक्टोरल पॉलिसी की जानकारी दे। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इन्वेस्टर समिट नई ऊंचाइयों को छूने वाला होगा। हाथरस और कासगंज में जल्द खुलेगा मेडिकल कॉलेज, सीएम योगी की ओर से ये कहा गया है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के सीएम योगी एक्टिव है। तमाम रिपोर्ट्स ली जा रही हैं, बैठकें की जा रही हैं, सांसदों विधायकों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस के विकास कार्यों की गति कैसी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े निवेशक आने वाले हैं। तो ऐसे में क्या रूपरेखा होगी और क्या वहाँ की तस्वीर होगी, ये बहुत जानना महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री की ओर से। और वहीं इससे पहले सीएम योगी ने मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। आगरा, सहारनपुर, आजमगढ़, झांसी और मुरादाबाद मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों को सीएम योगी ने बैठक में कई निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर जनपदीय इन्वेस्टर समिट हो। इन्वेस्टर समिट का जनप्रतिनिधि नेतृत्व भी करें। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 1 दिवसीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और यूपी के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल शामिल हुए। इस दौरान संबोधन में ब्रिजेश पाठक ने कहा कि तकनीकी से प्रदेश के अस्पताल जोड़े जा रहे हैं। आने वाले समय में देश में नंबर 1 यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। और वहीं कौशल किशोर ने कहा, यूपी में आए निवेशकों का स्वागत है। राहुल गांधी को लेकर कौशल किशोर ने कहा, राहुल गांधी को अपने बयानों को खुद सुनना चाहिए। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो, इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार हम सबको मार्गदर्शन देते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका निभा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हम प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में सभी जनपदों में औद्योगिक विकास चतुर्मुखी हो, उस दिशा में लगातार हम सब काम कर रहे हैं। दुनिया के अन्य राष्ट्रों के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाने के लिए लगातार इच्छा जाहिर करते थे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। जिस ढंग से वहां उद्योगपति भारत में रुचि ले रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश राज्य में रुचि ले रहे थे, मैं कह सकता हूं वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पर होगा और ये बहुत पास में क्षण आने वाला है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार जो इन्वेस्टर्स हैं, उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनका लगातार विश्वास बढ़ता जा रहा है और ये विश्वास कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने के नाते लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण उद्यमियों की संख्या अपना धन इन्वेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक विश्वास बना है और जिसकी वजह से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश के लिए इन्वेस्ट करने का एक निर्णय लेने का काम किया। उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश हो रहा है और हम सब जानते हैं कि पहले के समय में कैसी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर थी। उत्तर प्रदेश से लोग पलायन कर रहे थे, लोग पैसा खर्च करते हुए डरते थे और पूरा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की ओर भाग रहा था। योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में चयन होने के बाद जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, एक माहौल बना है जो गुंडई, दमन, अपहरण, लूट ये प्रदेश के अंदर थी, उद्यमों के साथ भी, व्यापारियों के साथ भी, बहनों और बेटियों के साथ भी, उसको उबारने का काम, एक मुस्कान लाने का काम, एक ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और एक बहुत शानदार एक माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है। हम सबने देखा है कि दुनिया भर के अंदर हमारे सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण वहां गए तो हैं ही, लेकिन वहां के उद्यमियों ने, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पर हाथ के हाथ प्रसन्नतापूर्वक निवेश करने की सहमति जताई है, निश्चित रूप से ये आप सब लोगों का संबल
आप सब लोगों का भी इससे सम्मान बढ़ा है, उत्तर प्रदेश का भी सम्मान बढ़ा है और हम सबका गौरव मित्रों बढ़ने का काम हुआ। इससे जितने रोजगार का चयन होगा, रोजगारों का सृजन होगा, कैसे कैसे आप लोगों को स्किल्ड युवाओं की आवश्यकता है, कैसे किस किस सेक्टर में युवा काम करेंगे, हमारी बेटियां काम करेंगी, अपार संभावनाएं युवाओं को काम करने की है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। इस दौरान सिद्धपीठ मां फूलमती मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत दिनों बाद यहां आने का सौभाग्य मिला है। हमारी कामना है कि प्रदेश और देश में सौहार्द हो। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से कैंडिडेट पहले ही घोषित हो चुके हैं, समय समय पर उनकी घोषणा की गई। ट्विटर वॉल पर अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी को अपनी भाषा बदलनी चाहिए। हिंदी दिवस पर बीजेपी अपनी भाषा को लोकतांत्रिक बनाए। बहुत दिनों के बाद आज माता के दरबार में मुझे आने का मौका मिला है। हमारी कामना है कि प्रदेश और देश तरक्की करे। इस सरकार को सरकार मत मानिए। इस सरकार को उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके संगठन के सहयोग करने वाला संस्था मानिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें, महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो। लेकिन ये सरकार ऐसे समूह की मदद करती है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये बड़ों लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने यूपी के एसीएस गृह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यूपी में कानून व्यवस्था को चौपट कर दंगा कराने की साजिश रच रहा है। हजारों ट्रेंड सपा कार्यकर्ता अपराधियों के साथ बांग्लादेश और रोहिंग्यों के गठजोड़ से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए रच रहे हैं। जनता से सीधे जुड़े विभागों, बिजली निगम और पुलिस के फर्जी अधिकारी और कर्मचारी बनकर प्रदेश भर में दिन दिहाड़े घरों में घुसकर डकैती डाली जा रही है। जनता में आक्रोश फैलाकर समाजवादी पार्टी प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था के संदेश को ध्वस्त करना चाहती है। महिलाओं से गाली गलौज करने वाले मनीष जगन को छुड़ाने जेल पहुंचना और लोनी में डकैती डालने वालों के पक्ष में पोस्ट महज सहयोग नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का इनको खुला समर्थन है। लेटर में उन्होंने आगे लिखा है कि सपा नेता की एक ऑडियो में खुलासा हुआ है कि योगी सरकार के खिलाफ रोज कुछ ना कुछ बड़ा बदनाम करने की साजिश लखनऊ के बड़े सपा नेता कर रहे हैं। ऑडियो में सपा नेता ने कहा है कि हमें ऊपर से निर्देश है कि योगी सरकार को बदनाम करने के लिए जो करना पड़े करें। और आगे बढ़ रहे हैं। हापुड़ में बोरवेल में फंसे बच्चे को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। करीब 3 घंटे तक बोरवेल में मासूम मावियान फंसा रहा। आपको बता दें कि 50 फीट गहरे बोरवेल में मासूम मावियान फंसा था, जिसको बाहर निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ की टीम यहां पर जुटी और करीब 3 घंटे के इस सफल ऑपरेशन के बाद मासूम मावियान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मेरे बेटे के गिर गया था पाइपों में और मुझसे नहीं आ रहा है। आपको कैसे जानकारी हुई इस चीज़ की? मैं उसको ढूंढने के लिए निकली थी, काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं उसको ढूंढने के लिए निकली तब मुझे पता चला कि यहाँ पे पाइप में गिर गया है। वो वहाँ शोर हो रहा था और पुलिस को बुलाई जा रही थी। तो कितना टाइम लगा आपके बच्चे को बचाने के लिए? 5 से 6 घंटे लगे हैं। सुबह 12 बजे गिरा था और शाम 5 बजे निकला है। क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा गाजियाबाद में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलाने के बाद ऑटो चालक की मौत के मामले पर पुलिस ने एक्शन लिया है। लापरवाही बरतने के मामले में कनावनी चौकी प्रभारी अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। चौकी प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कनावनी पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अमित कुमार, सिपाही रविंद्र और 2 अज्ञात सिपाहियों के खिलाफ देर रात गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की हुई है।
धर्मपाल पुत्र स्वर्गीय शैतान सिंह निवासी कासगंज के परिजनों द्वारा दिनांक 9/1/2023 को थाना इंदिरापुरम पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित चौकी प्रभारी को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई स्टार्ट करा दी गई है। पूरी घटना की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई जल्द की जाए। मृतक धर्मपाल पुत्र स्वर्गीय शैतान सिंह निवासी कासगंज के परिजनों द्वारा गाजियाबाद के मोदीनगर एमएम डिग्री कॉलेज में बीए की परीक्षा में कॉलेज की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक मुन्ना भाई को दबोचा है। पकड़ा गया युवक अपने दोस्त की जगह पर परीक्षा दे रहा था। एडमिट कार्ड पर फोटो मिलान के दौरान यह खुलासा हुआ। परीक्षा के दौरान छात्रों से उसका एडमिट कार्ड मांगा गया। एडमिट कार्ड देखकर युवक घबरा गया। शक होने पर कॉलेज में जमा दस्तावेजों से जब छात्र के फोटो का मिलान कराया गया तो छात्र की पोल खुल गई। इस दौरान छात्र ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। कॉलेज के प्राचार्य की तहरीर पर पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपी युवक नाबालिग बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में पंचायती राज संगठन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधान अपने अपने ब्लॉकों पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। जिले के बर्डपुर ब्लॉक अध्यक्ष वजहुल कमर की अगुवाई में बर्डपुर ब्लॉक के सभी प्रधान भी बर्डपुर ब्लॉक पर तालाबंदी कर धरना कर रहे हैं। प्रदर्शन के बारे में बर्डपुर ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया कि प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये धरना अनवरत जारी रहेगा। इस पे आज हम सभी ग्राम प्रधान यहाँ एकत्र होकर के विद्यालय ये ब्लॉक परिसर में तालाबंदी किए हुए हैं। हमारी जो मांगे हैं वो लंबी है, लेकिन सबसे प्रमुख मांग हमारी ये है कि चूँकि सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर से सटा है, यहाँ से मॉनिटरिंग की व्यवस्था तत्काल समाप्त की जाए। बाकी जितनी भी हमारी मांगे हैं उसको उत्तर प्रदेश सरकार स्वीकार करे और ये तालाबंदी जो हम लोगों ने आम सहमति से प्रधान संघ और प्रधान साथियों के साथ मिलकर किया है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी ये सभी मांगे समाप्त नहीं कर दी जाएंगी। झांसी में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए और ना ही जिले में ठंड की वजह से कोई जनहानि हो, जिसको लेकर जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। उन रैन बसेरों की हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम निकली। टीम सीपरी थाना इलाके के चित्रा चौराहे के पास बने अस्थायी रैन बसेरों में पहुंची, लेकिन वहां का नज़ारा देख टीम के लोग हैरान रह गए। नशे में धुत कुछ लोग हंगामा करते नजर आए और वहीं नगर निगम के अधिकारी शराबियों को समझाते हुए नजर आए। कि महिला जो रोड के लोग फुटपाथ वाले हैं वो आते नहीं है, तो उन लोगों को जबरदस्ती यहाँ पे लाके सुला रहे हैं, तो वो सोने का नाम सोने नहीं देते हैं और सारी रात में हंगामा करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। तो अच्छी से आपने आला अधिकारी उनसे की है, सबको पता है, वो लोग भी साथ में थे हमारे, उन्होंने बहुत प्रयास करा लेकिन उन लोगों की समझ में नहीं आ रही। भैया यहाँ जे आ रही कि ये लोग शुरू से बहुत चोरी चकारी होती है, ये लोग उद्यम करते हैं। यहाँ कौन है ये लोग, क्या करते हैं? ये लोग पुल के नीचे रहते हैं, ये लोग हम लोग भी आवारा लोग हैं ये लोग। सर यहाँ दिक्कत परेशानी ये, कुछ लोग जो आते हैं यहाँ लेटने, दारू वगैरह पी के आते हैं और उल्टे सीधे बोलते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। और कुछ लेडीज भी है जो यहाँ पर जो गार्ड हैं उन पर गलत भी आरोप लगाते हैं। किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर हर प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हर किसी का सुनना पड़ता है यहाँ, और बहुत बदतमीजी से ये लोग पेश आते हैं। परेशानी हम लोगों को जो यहाँ पे बाहर सोते थे लोग, ये एक प्रकार से लावारिस टाइप के लोग हैं, घुमंतू प्रजाति के हैं और ये अक्सर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। हम लोगों को रेस्ट करते हैं, सोएंगे नहीं कैसे भी हो, तो इन लोगों को प्रेरित किया है, जागरूक भी किया है और जागरूकता का ये हमें फल मिला है कि 2-3 दिन के अंदर काफ़ी सारी यहाँ पे कम से कम 100-150 लोग आप देख रहे होंगे आ गए हैं और अपने सामान के साथ इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। रात में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? रात में ये लोग अधिकांशतः नशे में पाए जाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।